Assalamu alaikum everyone. This is Khanzadi Binti Ali Muhammad. Welcome to my channel Biology by Binti Ali. In this video, we will learn about third chapter Biodiversity from 9th class Sin textbook. Definition and introduction of biodiversity. Biodiversity. Biodiversity is the combination of two words. Bio means life, diversity, variation. देखिए यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी वर्ड का मतलब जो है वो ये है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन का आना, चेंजेस का आना. Thus, it is defined as the biodiversity or biological diversity is the degree of variation within or among the species exist on different region of the earth. ठीक है, तो ये इसका जो है वो यहाँ से लेकर जो है वो ये जो है वो डेफिनेशन हो गया कि बायोडाइवर्सिटी ऐसी जो है वो मतलब डिग्री ऑफ वेरिएशन को कहा जाता है जो कि स्पीशीज में जो है वो पाई जाती हैं डिफरेंट अर्थ के रीजन में. It is comprised of different organisms such as bacteria, protozoans, algae, fungi, animals and plants. इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. क्या इम्पोर्टेंस होगी बायोडाइवर्सिटी की लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ में? बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड्स मेनी बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स व्हिच इंक्लूड्स फाइबर, ऑयल, डाइज, रबर, वाटर, टिम्बर, पेपर एंड फूड. तो बायोडाइवर्सिटी जो है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद कैसे है कि ये हमें जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट जो है वो प्रोवाइड करती है जिनमें ऑयल, डाइज, रबर, वाटर, टिम्बर, पेपर, फूड वगैरह जो है वो प्रेजेंट है. It also stabilizes the ecosystem by recycling the nutrients, reduces the amount of pollution by means of forest. और forest create होने की वजह से काफ़ी हद तक जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो रिसाइकिल हो जाते हैं और पॉल्यूशन भी जो है वो रिड्यूस हो जाती है. बायोडाइवर्सिटी आल्सो प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन ड्रग डिस्कवरी एंड मेडिसिनल रिसोर्सेज. तो बायोडाइवर्सिटी के दूसरी इम्पोर्टेंस हमारे पास क्या है कि इसने जो है वो ड्रग डिस्कवरी और मेडिसिनल जो है वो रिसोर्सेज पर जो है वो काम किया हुआ है. मेडिसिन फ्रॉम नेचर अकाउंट फॉर यूजेज बाय 80% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन. देखो मेडिसिन जो होती हैं वो 80% पॉपुलेशन जो है वो यूज कर रही है. इट आल्सो ब्यूटिफाइज द नेचर with lots of trees and animals found in different regions which enhance the tourism. तो जो बायोडाइवर्सिटी है वो जो है वो डिफरेंट ट्रीज और एनिमल्स को जो है वो डिफरेंट रीजन पर प्रेजेंट होते हैं वेरिएशन के साथ ताकि जो है वो टूरिस्ट अट्रैक्ट हो इनकी तरफ. पिक्टोरियल व्यू ऑफ मेजर बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ. देखो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट प्लांट स्पीशीज हैं जिनमें बहुत ज़्यादा जो है वो वेरिएशन को शो किया गया है. एंजियोस्पर्मिक प्लांट, जिम्नोस्पर्म प्लांट, हॉर्नवर्ट्स, लिवरवर्ट्स, मोसेस. अब ये देखिए जितने भी हमने अभी प्लांट पिक्चर में देखे वो एक दूसरे से क्या है कम्प्लीटली डिफरेंट. वैरायटी ऑफ प्लांट्स ऑन अर्थ थे ये. अब ये जो है वो एनिमल्स है. पोलर बियर, डिजर्ट, होपिंग माउस, bluebird, cobra. Aims and principle of classification. Aim और principles क्या है classification के? A system of classification is necessary because of the abundance of the variety of life on Earth. There are currently around 1.5 million species that have been described and have been given scientific names. ठीक है, अभी तक जो है वो 1.5 मिलियन स्पीशीज को जो है वो डिस्क्राइब भी किया जा चुका है और उसके अलावा जो है वो उनके नेम भी दिए जा चुके हैं, साइंटिफिक नेम. In future, more can be identified if they are found. To study such a diverse spectrum of organisms exist on Earth, biologists classified the organism into groups and subgroups. This grouping of organisms is called biological classification. ठीक है,
तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को छोटे ग्रुप और ग्रुप में जो है वो मतलब क्लासिफाई किया गया है, और इस तरह की जो है वो ग्रुपिंग को हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। Some organisms share similar fundamental characteristics or function. अब देखो हमें क्या जो है वो प्रिंसिपल्स यूज करने पड़ेंगे ताकि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करें। अब पहला पॉइंट क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म शेयर करते हैं सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स को या फिर सिमिलर फंक्शंस को। इट इज फर्दर एक्सप्लेन्ड बाय मींस ऑफ मॉर्फोलॉजी, feature of the external feature of the organism, in which we study the organism on the basis of their homologous, similar in structure and have different functions, and analogous, different in structure and have same functions. अब देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म जब सिमिलर फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करते हैं या फिर उनका फंक्शन सेम होता है तो फिर उनको जो है वो मॉर्फोलॉजी के हिसाब से क्लासिफाई किया जाता है। मॉर्फोलॉजी क्या पढ़ा था हम लोगों ने, ये कि ये एक्सटर्नल जो है वो फीचर्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के जिनको हम मॉर्फोलॉजी में स्टडी करते हैं। फिर मॉर्फोलॉजी में कौन से जो है वो मेन बेसिस रखे गए, बेसिक्स क्या थे कि हम होमोलोगस और एनालोगस कैरेक्टरिस्टिक्स को देखकर जो है वो क्लासिफिकेशन करेंगे। होमोलोगस कैरेक्टर्स ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स को कहा जाता है जिनका स्ट्रक्चर एक जैसा हो मगर फंक्शन डिफरेंट हो, और एनालोगस क्या है, डिफरेंट स्ट्रक्चर हो फंक्शन सेम हो। तो इस तरह के जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स को हम होमोलोगस और एनालोगस कहते हैं। अब यहाँ पर आप देखो बटरफ्लाई के विंग्स और विंग्स ऑफ बैट, दोनों का स्ट्रक्चर कंप्लीटली डिफरेंट है मगर दोनों का फंक्शन क्या है, सेम है। अभी हम लोगों ने पढ़ा डिफरेंट इन स्ट्रक्चर, जैसे कि ये दोनों डिफरेंट है स्ट्रक्चर में मगर दोनों का फंक्शन क्या है, फ्लाई करना। तो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाते हैं, एनालोगस कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर हमारे पास यहाँ पर कुछ जो है वो होमोलोगस स्ट्रक्चर है। बोन्स का स्ट्रक्चर शो किया गया है। आर्म्स ऑफ जो है वो विंग्स ऑफ बर्ड, एलिगेटर का आर्म, बैट का जो है वो विंग, ह्यूमन का आर्म, ये जो है वो डिफरेंट ह्यूमन, कैट, बेल, बैट, ये कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके बोन्स का स्ट्रक्चर कंप्लीटली सेम है, सिमिलर इन स्ट्रक्चर है। अब फंक्शन इनका क्या होना चाहिए, लिखा हुआ है कि डिफरेंट होना चाहिए। तो ह्यूमन अपना हैंड जो है वो किसी चीज को पिक करने के लिए यूज करते हैं, जबकि कैट वॉक करने के लिए, वेल स्विमिंग करने के लिए, बर्ड जो है वो फ्लाई करने के लिए। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, होमोलोगस स्ट्रक्चर। Sometimes it is impossible to classify organisms using morphological characters. Therefore, scientists use other characteristics to classify organisms, which include cytology and genetics, in which organisms are classified on the basis of their on the basis of cellular study, genetic constitution, and their development pattern. तो अब जो हमारे पास दो कैरेक्टरिस्टिक थे, होमोलोगस कैरेक्टरिस्टिक और एनालोगस कैरेक्टरिस्टिक्स, ये दो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो कि मतलब माइट भी हमारे हमें जो है वो एक एक्यूरेट क्लासिफिकेशन ना दे सके। तो फिर साइंटिस्ट जो है वो साइटोलॉजी और जेनेटिक्स की हेल्प से लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं, और ये जो इनका क्लासिफिकेशन होता है ये हमें एक्यूरेट जो है वो रिजल्ट देता है क्लासिफिकेशन की। Biochemistry is also employed in which the chemical substances of organism are compared. ठीक है, तो बायोकेमिस्ट्री भी जो है वो ऐसी ब्रांच है जिसकी मदद से हम जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल सब्सटेंसेस, कि किस तरह से उनके केमिकल्स जो है वो बने हुए हैं। Taxonomic hierarchy. The group into which organisms are classified are known as taxonomic categories or taxa, singular taxon. तो taxonomic hierarchy, अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि taxonomic categories जो है वो ग्रुप होती हैं या फिर taxa इनको कहा जाता है जिनमें हम
ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं। तो टेक्सोनॉमी क्या है? ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन है। The taxa are arranged in ascending order and form a ladder called taxonomic hierarchy. अब taxonomic hierarchy क्या हो जाएगी हमारे पास? जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ये ऑर्डर होता है ascending order और एक लैडर के फॉर्म में जो है वो स्ट्रक्चर बनता है। असेंडिंग ऑर्डर यानी कि जैसे हम यहाँ पर देखें कि कोई चीज जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर दी है। अब यहाँ पर छोटा से छोटा स्ट्रक्चर हमारे पास स्पीशीज है, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। तो इस तरह के ऑर्डर को हम असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं क्योंकि ये लैडर लाइक स्ट्रक्चर बनाता जा रहा है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं टेक्सोनोमिक हायरार्की। ऑल ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 5 किंगडम्स। कितने किंगडम्स हैं? 5 किंगडम हो जाएंगे। सो द किंगडम इज द हाईएस्ट टैक्सोन ऑफ द क्लासिफिकेशन। तो लार्जेस्ट ग्रुप हमारे पास क्या बन जाएगा क्लासिफिकेशन का? किंगडम। On the basis of the similarities, each kingdom is further divided into smaller taxa in the following ways। और इसी वजह से फिर फर्दर जो है वो मतलब ग्रुप बनाए जाएंगे, जैसे फाइलम हो गया, क्लास हो गया, ऑर्डर हो गया, फैमिली हो गई, जीनस हो गई एंड स्पीशीज हो गई। ओके, इधर लिखा हुआ है, डू यू नो द वन हु स्टडीज टेक्सोनॉमी इज कॉल्ड टेक्सोनॉमिस्ट। यानी कि जो टेक्सोनॉमी को पढ़ते हैं उनको हम टेक्सोनॉमिस्ट कहते हैं, यानी कि जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं इस ड्यूटी के लिए कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करें, उनके नेम रखें, तो उन साइंटिस्ट को हम टेक्सोनॉमिस्ट कहते हैं। यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन, द स्मॉलेस्ट एंड बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज ए स्पीशीज। जैसे कि पिक्चर में ही हम लोगों ने जो है वो पढ़ लिया था कि छोटे से छोटा ग्रुप जो है वो क्लासिफिकेशन का स्पीशीज है। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने आप लोगों को कहा था दैट स्पीशीज इज द स्मॉलेस्ट ग्रुप, द लार्जेस्ट ग्रुप इज द किंगडम। Taxonomic studies consider a group of individual organisms with the fundamental similarities as a species. Thus, all the members of the particular species share the similar characteristics and can naturally interbreed to produce a fertile offspring. अब देखो टेक्सोनोमिक सिमिलरिटीज को देखकर हम लोग स्पीशीज का ग्रुप बनाते हैं, यानी कि इसमें जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे वो 100% जो है वो एक ही तरह के कैरेक्टरिस्टिक रखते होंगे। और सेकंड कैरेक्टर क्या है कि ये इंटरब्रीड भी कर सकते हैं, यानी कि इनका रिप्रोडक्शन भी आपस में हो सकता है और जो उनकी प्रोजेनी होगी वो भी क्या होगी? फर्टाइल होगी। क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज आर ग्रुप टुगेदर इनटू जेनरा। फिर जो स्पीशीज हैं वो जेनरा या जीनस का जो है वो ग्रुप बनाती हैं। जीनस जो है वो सिंगुलर है, जेनरा जो है वो प्लूरल है। Similar genera are grouped together into families, families into orders, orders into classes, classes into phyla and the division। तो ये एक ही जो है वो स्टैंडर्ड पर जो है वो ग्रुपिंग है, फाइला और डिवीजन। फाइलम ज्यादातर जो है वो जूलॉजी में वर्ड यूज किया जाता है, जबकि डिवीजन जो है वो बॉटनी में। एंड द फाइला और डिविजन्स इनटू द किंगडम। और जो फाइलम या फिर जो फाइला होते हैं, फाइला इज द प्लूरल वर्ड, ठीक है, या फिर डिविजन्स होती हैं, उनको मिलाकर हम किंगडम बनाते हैं। सिंपल क्लासिफिकेशन ऑफ टू ऑर्गेनिजम्स। दो ऑर्गेनिज्म है, कौन से? ह्यूमन एंड पी प्लांट। अब यहाँ पर देखो हमारे पास वही लेवल बना हुआ है, स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। किंगडम जो इसका है वो है एनिमेलिया, जबकि पी प्लांट का है प्लांटी। फाइलम कोर्डेट, फाइलम कोर्डेट एंड मैग्नोलियोफाइटा। क्लास मेमेलिया, मैग्नोलियोप्साइड। ऑर्डर प्राइमेट्स, फेबालिस। फैमिली मोनिनाइडी, फेबेसी। जीनस होमो और पी प्लांट की पाइसम। स्पीशीज ह्यूमन की सैपियंस, जबकि पी प्लांट की सैटिवम। साइंटिफिक नेम है होमो सैपियंस, जबकि पी प्लांट का है पाइसम सैटिवम। तो ये जो है क्लासिफिकेशन जो है वो शो की गई है दो लिविंग ऑर्गेनिज्म की,
जिसमें हम लोगों ने ये सीखा कि दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इन जो है वो टेक्सोनोमिक हिरार्कियल ग्रुप में कैसे प्लेस किया जाएगा। एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। Biologists classified the organism in order to make them study easily. So the science of the classification is called taxonomy. हम थोड़ी देर पहले पढ़कर आ गए कि क्लासिफिकेशन को हम टेक्सोनॉमी कहते हैं और जो टेक्सोनॉमी को स्टडी करता है उसको टेक्सोनॉमिस्ट कहा जाता है। और हम क्यों लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं? ताकि उन्हें आसानी से स्टडी कर सके। ठीक है, टेक्सोनॉमी का इधर जो है वो मीनिंग लिखा हुआ है, तजम ग्रुप नोमी नेमिंग। द मेन एम ऑफ दिस ब्रांच आर to determine similarities and dissimilarities among organisms so that they can be studied easily। पहला जो है वो एम ये है कि कैरेक्टरिस्टिक्स हमें क्लासिफिकेशन की वजह से पता चल जाते हैं कि कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर हैं। जैसे कि हम लोगों ने कहा कि जो स्पेशीज हैं उनमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे उन सब के पास सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, पर जो किंगडम में लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे जरूरी नहीं है उनके पास सारे कैरेक्टर सिमिलर हों, मगर ये हो सकता है कि उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर होंगे। To find the evolutionary relationship among the organism, जैसे कि हमें evolutionary relationship का पता चल सकता है। History of classification, the system that we still use today for giving scientific names to plants and animals, has many founders, from the Greek philosopher Aristotle to the Swedish physician and the botanist Carolus Linnaeus। अब हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन में जो पहली बात की गई वो ये है कि साइंटिफिक नेम दिए गए थे कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म को, प्लांट्स और एनिमल्स को। और प्लांट्स और एनिमल्स को क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा जो विजिबल स्पीशीज थी उस टाइम पर वो प्लांट्स और एनिमल्स थे, जिनको साइंटिस्ट ने जो है वो क्लासिफाई भी किया और साइंटिफिक नेम भी दिए थे। और ग्रीक फिलोसफर एरिस्टोटल वो साइंटिस्ट है जिसने सबसे पहले ये क्लासिफिकेशन और नेमिंग का सिस्टम जो है वो स्टार्ट किया था। एक और साइंटिस्ट है कैरोलस लीनियस, जिसको मॉडर्न जो है वो टैक्सोनॉमी का फादर कहा जाता है। जबकि एरिस्टोटल को जो है वो हम कहते हैं कि ये जो है वो क्लासिकल टैक्सोनॉमी का जो है वो फादर है। टैक्सोनॉमिस्ट फर्स्ट फादर वाज द फिलोसफर एरिस्टोटल, जैसे कि अभी यहाँ पर भी जो है वो मेंशन किया हुआ है कि एरिस्टोटल जो है वो फादर था जो है पहले टैक्सोनॉमी का। और इसके बाद जो है वो अब मॉडर्न हमारे पास जो फादर है वो है कैरोलस लीनियस, sometimes called the father of science। एरिस्टोटल को फादर ऑफ साइंस भी कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है, फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है। It was the Aristotle who first introduced the two key concept of taxonomy as we practice it today, classification of organisms by type and binomial definition। तो एरिस्टोटल वो पहला साइंटिस्ट था जिसने टू की सिस्टम जो है वो स्टार्ट किया था, यानी कि क्लासिफाई भी किया और जो है वो दो नेम दिए थे स्पीशीज को। Aristotle was the first to attempt to classify all kinds of animals in his book on animals, हिस्ट्रिया एनिमलियम इन लैटिन। ये लैटिन जो है वो लैंग्वेज में लिखी गई किताब थी जिसमें एरिस्टोटल ने एनिमल्स को जो है वो नेम दिए थे, साइंटिफिक नेम दिए थे और क्लासिफाई भी किया था। He grouped the types of creatures according to their similarities। अब कौन से जो है वो चीज यानी कि कौन सा कैरेक्टर देखकर एरिस्टोटल ने अपनी इस बुक हिस्ट्रिया एनिमलियम इन लैटिन में एनिमल्स को क्लासिफाई किया था? जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक हैं, सिमिलरिटीज जो थी एनिमल्स के दरमियान, उनको देखकर एनिमल्स को जो है उसने क्लासिफाई किया था। एनिमल्स विद ब्लड एंड एनिमल्स विदाउट ब्लड। अब ये जो है वो दो ग्रुप बन गए। इधर एक कैरेक्टर क्या रखा गया है कि जिनके पास जो है वो ब्लड है और दूसरे जिनके पास जो है वो ब्लड नहीं है। तो ये ग्रुप थे अकॉर्डिंग टू द एरिस्टोटल। एनिमल्स दैट लिव ऑन वाटर, एनिमल्स दैट लिव इन वाटर। ठीक है, ये थोड़ा जो है वो मिस्टेक है इधर। वो एक और ग्रुप जो है वो बनाया कि वो एनिमल जो कि पानी में रहते हैं एंड एनिमल्स लिव ऑन लैंड, और दूसरे एनिमल्स जो कि जमीन पर रहते हैं। अब ये एरिस्टोटल के हिसाब से जो है वो कुछ ग्रुपिंग थी जो कि सिमिलरिटीज को देखकर बनाई गई थी। यहाँ पर ये पिक्चर है एरिस्टोटल की।
और ये साइंटिस्ट है अबू उस्मान उमर अल जाहिज। Abu Usman Umar al-Jahiz was the first eminent Arab zoologist of the Muslim world। ठीक है, ये जो है वो मुस्लिम वर्ल्ड के जूलॉजिस्ट थे जिन्होंने जो है वो मतलब जूलॉजी पे काम किया है। He used to slaughter animals for studying the internal organs of their body। अब क्योंकि ये मुस्लिम साइंटिस्ट था तो इसने जो है वो एनिमल को स्लॉटर किया, ठीक है, उनके इंटरनल ऑर्गन्स को ऑब्जर्व किया और उनके कैरेक्टर के बारे में जो है वो लिखा। ही आल्सो ओपन द एब्डोमेन ऑफ प्रेग्नेंट एनिमल्स टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ एम्ब्रियोज एंड द लोकेशन ऑफ ईच वन ऑफ देम इन द बॉडी। ठीक है, उसके अलावा जो है वो जो प्रेग्नेंट एनिमल्स थे उन पर भी इसने रिसर्च की थी ताकि एम्ब्रियोज को स्टडी कर सके और उनकी लोकेशन या फिर उनकी जो है वो स्ट्रक्चर को बता सके। His encyclopedic work in 7 volumes, Kitab al-Haywan, Book of Animals, is the most famous work on zoology, in which he has described in detail the kinds of animals, their behavior, characteristics, and their disease and treatment। किताब अल हैवान में अबू उस्मान ने जो है वो जूलॉजी पर काम किया था। इसने जो है वो डिफरेंट डिटेल्स दी थी एनिमल्स की काइंड्स पर, उनके बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक पर, उसके अलावा डिजीज और उनके ट्रीटमेंट पे। कैरोलस लिनियस इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ये बात बता दी है। टू किंगडम क्लासिफिकेशन। अब क्योंकि हम सारा जो है वो मतलब पढ़ चुके हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं किस तरह से करते हैं, ये जो है वो हमारे पास जो है वो कुछ टॉपिक्स थे। अब साइंटिस्ट ने कैसे क्लासिफाई किया था लिविंग ऑर्गेनिज्म को पहले, फिर उससे जो है वो बेटर कैसे बने, फाइनली हमारे पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का सिस्टम बना हुआ है। तो हम इसको जो है वो इधर ही पढ़ते हैं। तो पहले हमारे पास है टू किंगडम क्लासिफिकेशन। प्रीवियसली द ऑर्गेनिज्म वर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। All the organisms possess cell wall were placed in plant kingdom, and all the organisms do not possess cell wall were placed in animal kingdom। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन में जो है वो दो ग्रुप बनाए गए और दो ग्रुप जिस कैरेक्टरिस्टिक को देखकर बनाया गया वो था सेल वॉल। सेल वॉल जिस जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगी उसको प्लांट किंगडम में रखा गया, और जिनके पास सेल वॉल नहीं होगी उनको एनिमल किंगडम में रखा गया। द लिविंग बीइंग, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। अब यहाँ पर हमने अभी पढ़ा कि जिनके पास सेल वॉल होगी उनको हम प्लांट किंगडम में रखेंगे जैसे कि प्लांट्स, और वो जिनके पास जो है वो सेल वॉल नहीं होगी उनको हम एनिमल किंगडम में रखेंगे जैसे कि एनिमल्स। ये जो सेंटर में है वो कैरेक्टरिस्टिक है। प्लांट्स में लोकोमोशन नहीं होती जबकि एनिमल्स में लोकोमोशन होती है। रेस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई, प्लांट्स में स्लो होता है, एनिमल्स में फास्ट होता है। मूड ऑफ न्यूट्रिशन, ये खाते नहीं है, डू नॉट ईट, जबकि एनिमल्स जो वो ईट करते हैं। कंडक्टाइल एंड कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम एब्सेंट, एंड इनमें जो है वो मतलब प्रेजेंट होता है। सेल वॉल इनमें प्रेजेंट और इनमें एब्सेंट होगी। लिविंग ऑर्गेनिज्म किंगडम प्लांटी में रखे गए थे वो थे बैक्टीरिया, अल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। जबकि एनिमल किंगडम में लिविंग ऑर्गेनिज्म रखे गए थे वो थे इनवर्टिब्रेट्स इंक्लूडिंग प्रोटोजोआ एंड वर्टिब्रेट्स। तो ये जो है वो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म थे इस टू किंगडम क्लासिफिकेशन में। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। Ernest Haeckel in 1866 introduced a new kingdom named as Protista to accommodate the organisms exhibiting characters either common to both plants and animals or unique to their own, such as Euglena, bacteria, were also placed under this kingdom। अब थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में जो तीसरा किंगडम था वो अर्नेस्ट हेकल ने दिया था। ये साइंटिस्ट हैं जिन्होंने तीसरा किंगडम लिया था और किंगडम का नाम है प्रोटिस्टा। और प्रोटिस्टा में इसने वो लिविंग ऑर्गेनिज्म रखे थे जो कि प्लांट और एनिमल से यूनिक थे जैसे कि यूग्लेना, बैक्टीरिया, इनको जो है वो प्रोटिस्टा किंगडम में रखा गया था। In 1937, Edward Chaitin
clarified the concept of the prokaryotic and eukaryotic to describe the cellular characteristic of organisms. तो 1937 में एडवर्ड चैटन ने जो है वो कॉन्सेप्ट दिया था प्रोकैरियोट का और यूकैरियोट का, ताकि ऑर्गेनिजम्स को सेल्यूलर कैरेक्टर के हिसाब से क्लासिफाई किया जा सके। इन 1930 electron microscope revealed two distinct patterns among single-celled organisms. In 1930, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बाद हमें सिंगल सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में दो और कैरेक्टरिस्टिक का पता चला। किंगडम प्रोटिस्टा, जैसे कि लोअर प्रोटिस्ट, प्रोकैरियोटिक, यूनिसेल्युलर बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। किंगडम प्रोटिस्टा, हायर प्रोटिस्ट, यूकैरियोटिक, unicellular or multicellular organisms such as fungi, algae, except blue-green algae. तो जब जो है वो मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बन गई तब प्रोटिस्टा के भी दो कैरेक्टरिस्टिक बनाए गए, जैसे कि हमने कहा कि एडवर्ड चैटन ने जो है वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कैरेक्टरिस्टिक दिए थे, तो उस हिसाब से इन्होंने फिर दो ग्रुप बना दिए थे प्रोटिस्टा में। एक कहा कि ये लोअर प्रोटिस्ट हैं और दूसरे हायर प्रोटिस्ट हैं। लोअर प्रोटिस्ट में वो लिविंग ऑर्गेनिज्म रखे गए जिनका कैरेक्टर था प्रोकैरियोटिक सेल, जबकि हायर प्रोटिस्ट में वो जो है वो सेल रखे गए जो कि यूकैरियोटिक थे या फिर मल्टी सेलुलर थे, यूनिसेलुलर थे। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो ये थोड़ा और बेटर जो है वो मतलब होता गया क्लासिफिकेशन का सिस्टम। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन आफ्टर द क्लियर कॉन्सेप्ट फॉर किंगडम प्रोटिस्टा, Copeland 1959 came forward with a four kingdom system to classify the living beings. He designed a new kingdom named as Monera to place all the lower protists, include prokaryotic unicellular organism and remaining single cell eukaryotic organism were included in Protista. तो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन में एक और किंगडम जो है वो कॉपलैंड ने बताया और इसका नाम था मोनेरा। ठीक है, पहले हम तीन पढ़ चुके हैं, किंगडम एनिमल, किंगडम प्लांट, किंगडम प्रोटिस्टा, और प्रोटिस्टा के बाद अब चौथा जो है वो मतलब किंगडम आ गया है, दैट वन इज मोनेरा। और मोनेरा में कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्लेस किया गया? लोअर प्रोटिस्ट, जो कि हमने पहले इधर जो है वो पढ़ रखे हैं कि लोअर प्रोटिस्ट जो है वो ये हमारे पास जो है वो प्रोटिस्ट ग्रुप में है, मगर ये ग्रुप दो कैरेक्टरिस्टिक के लिविंग ऑर्गेनिज्म रखता है। तो ये वाला जो पोर्शन था, इस पोर्शन को अगर हम देखें तो इस पोर्शन को फिर किंगडम मोनेरा में जो है वो प्लेस किया गया। द लिविंग बीइंग किंगडम मोनेरा, लोअर प्रोटिस्ट, प्रोकैरियोटिक प्रोटिस्ट, जैसे कि हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले इसको जो है वो डिफाइन किया। किंगडम मोनेरा में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो है बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन अल्गी। किंगडम प्रोटिस्टा में हायर प्रोटिस्ट, जैसे कि यूकैरियोटिक प्रोटिस्ट। ठीक है, याद रखिएगा हमने ये जो पहले ग्रुप बनाए थे एक ही किंगडम के अंदर, अब उनको फिर स्प्लिट कर दिया कोपलैंड साइंटिस्ट ने कि ये दो अलग अलग किंगडम हैं। एक को उसने डिफाइन किया प्रोकैरियोटिक प्रोटिस्ट, दूसरे को यूकैरियोटिक प्रोटिस्ट। किंगडम मेटाफाइटा, किंगडम मेटाफाइटा में जो वो प्लांट्स थे यूकैरियोटिक, जिनमें ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म है, जबकि किंगडम मेटाजोआ में एनिमल्स हैं जो कि यूकैरियोटिक हैं, इनमें इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स आ जाते हैं। ये थी फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। Five Kingdom classification, Robert Whittaker in 1969 classified the organism into five kingdoms, which clearly categorized fungi into a separate kingdom. तो रॉबर्ट वाइटिकर ने 1969 फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी, जिसमें पांचवा किंगडम क्या था? फंजाई। अब चार हम पहले पढ़ चुके हैं। क्या पढ़े हम लोगों ने? चार। फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ा एनिमल्स किंगडम, प्लांट किंगडम, फिर एक और ऐड हो गया प्रोटिस्ट किंगडम, फिर एक और ऐड हो गया दैट वाज द मोनेरा, अब फिफ्थ ऐड हो गया फंजाई। अब ये पांच किंगडम जो कि मतलब फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन कहलाए जाते हैं।
और जो कैरेक्टरिस्टिक थे वो थे सेल्यूलर स्ट्रक्चर, यानी कि रॉबर्ट वर्टिकर ने जो पहली चीज देखनी थी क्लासिफिकेशन के कैरेक्टर के लिए वो था सेल्यूलर स्ट्रक्चर क्या है। सेकंड वन इज द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अब सेल्यूलर स्ट्रक्चर में हमारे पास जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, यूनिसेल्यूलर, प्रोकैरियोट। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज द प्रोकैरियोटिक, यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर यूकैरियोट। तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक को देखकर रॉबर्ट वेटेकर ने ये जो है वो दो कैरेक्टरिस्टिक बनाए थे कि सेल्यूलर यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोट हो जाएंगे, कि सेल्यूलर स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, यूनिसेल्यूलर हो जाएगा, जबकि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि किस तरह का सेल है वो है प्रोकैरियोटिक। तो इस तरह से ये हमारा जो है वो फर्स्ट ग्रुप बन गया, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक बन गया कि कैरेक्टरिस्टिक मस्ट बी यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोट, तो उसको एक ग्रुप में रखा जाएगा। जबकि यूनिसेल्यूलर सेल्यूलर स्ट्रक्चर के हिसाब से, जबकि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से यूकैरियोटिक जो है वो स्ट्रक्चर होगा। तो यूनिसेल्यूलर मल्टीसेल्यूलर यूकैरियोट ये एक सेकंड कैरेक्टरिस्टिक जो है वो बन चुका है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब सेल्यूलर स्ट्रक्चर और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बाद जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक उसने देखा था वो था न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में कौन से जो है वो कैरेक्टरिस्टिक आ जाते हैं, ऑटोट्रॉफ यानी कि जो कि अपना फूड खुद प्रिपेयर करें, उनमें प्लांट्स आ गए। इंजेस्टिव, हेट्रोट्रॉफ यानी कि ऐसे हेट्रोट्रॉफ जो कि मुंह से निवाला बनाकर जो है वो खाएं, जैसे कि एनिमल्स। एंड एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ जैसे कि फंजाई। और एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ यानी कि सरफेस के साथ अटैच होकर अपना फूड जो है वो अपटेक करें, तो उनको हम एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ कहते हैं, और ये हो गए फंजाई। तो ये कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास जो है वो रॉबर्ट वेटेकर की क्लासिफिकेशन में थे। उसने कहा कि सेल्यूलर स्ट्रक्चर अगर यूनिसेल्यूलर हुआ यानी कि सिंगल सेल से बने हुए होंगे तो उनको सेपरेट रखा जाएगा, मगर फिर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी लाजमी देखी जाएगी, क्योंकि यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोटिक सेल भी हैं यानी कि जिनके पास अभी प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है, जबकि यूकैरियोटिक यानी कि जिनके पास एक प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद होता है। तो इस हिसाब से यूकैरियोट्स हमारे पास दो ग्रुप में आ जाते हैं, यूनिसेल्यूलर भी और मल्टी सेल्यूलर भी, जबकि प्रोकैरियोट सिर्फ और सिर्फ यूनिसेल्यूलर होते हैं। द फाइव किंगडम। अब यहाँ पर जो है वो लिविंग बीइंग है, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटी, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमेलिया। अब ये जो है वो शो कर रहा है कि किंगडम मोनेरा जो है वो फोटोसिंथेटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं और एब्जॉर्प्शन करते हैं अपने फूड की, और इसके अलावा इंक्लूड द बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। तो ये इसके लिविंग ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे। प्रोटिस्टा एब्जॉर्प्शन भी करते हैं फूड की, फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं और इंजेक्शन भी करते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा में एब्जॉर्प्शन के थ्रू फूड लेने वाले फोटोसिंथेसिस भी करते हैं और इसके अलावा इंजेक्शन का प्रोसेस भी करते हैं। अब एब्जॉर्प्शन हम लोगों ने क्या पढ़ा, वो जो कि सरफेस से, जो उनकी सरफेस उसके साथ जो है वो अटैच होकर अपना फूड एब्जॉर्ब करें उस सरफेस से। फोटोसिंथेटिक यानी कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि अपना फूड खुद प्रिपेयर करें, जबकि इंजेक्शन यानी कि माउथ की मदद से जो है वो अपटेक करें। तो इस तरह के डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो किंगडम प्रोटिस्टा में प्लेस किए गए। अब माइक्रोअल्जी, फाइटोप्लांक्टोनिक फॉर्म, प्रोटोजोआ, स्लाइम मोल्ड, ये सारे जो है वो किंगडम प्रोटिस्टा में प्लेस किए गए हैं। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है वो किंगडम प्लांटी में होता है, जैसे कि मैक्रोअल्जी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। जबकि इंजेक्शन यानी कि माउथ की मदद से जो फूड खा रहे होते हैं उनको हम जो है वो किंगडम एनिमेलिया में रखेंगे, जैसे कि इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स। किंगडम फंजाई एब्जॉर्प्शन करते हैं फूड की, और इनमें इंक्लूड है माइक्रो फंजाई, मैक्रो फंजाई, स्लाइम एंड वाटर मोल्ड। तो ये जो है वो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन थी रॉबर्ट वाइटेकर की। Here is the detail about five kingdom classification of Robert Whittaker. The first kingdom was Kingdom Monera. It includes all the prokaryotes, that is bacteria and cyanobacteria. तो किंगडम मोनेरा में सारे के सारे प्रोकैरियोट्स होंगे, और प्रोकैरियोट्स हमें पता है कि ये
यूनिसेल्यूलर होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में हमारे पास कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। ये डायग्राम बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर शो कर रहा है और यहाँ पर जो है वो उसका मेन क्रोमोसोमल डीएनए है। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा, क्योंकि ये प्रोकैरियोट हैं तो इनके पास देखो न्यूक्लियस कहीं पर भी नहीं है, इनका जेनेटिक मटेरियल भी फ्री फ्लोट कर रहा है इनके प्रोटोप्लाज्म में। तो ये हो गया जेनेटिक मटेरियल। प्लाज्मिड डीएनए, ये एक एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए कहलाया जाता है। इसके अलावा फ्लैजेलम, जिनकी मदद से ये लोकोमोशन करते हैं। कैप्सूल होता है जो कि इनको प्रोटेक्ट करता है। सेल वॉल होती है जो कि इसका कैरेक्टर है, आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल। पाइलस और पाइली, ये जो है वो कैरेक्टरिस्टिक हैं जो कि कॉन्जुगेशन में बैक्टीरिया यूज करता है। कॉन्जुगेशन इनका जो है वो एक रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस है, जेनेटिक मटेरियल को ये रिकम्बाइन करते हैं कि ये जो है वो साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन, यानी कि उनके साथ साथ साइटोप्लाज्म में डिफरेंट जो है वो स्ट्रक्चर राइबोसोम्स भी प्रेजेंट है ताकि ये अपने सेल के लिए खुद प्रोटीन जो है वो बना सके। दिस पिक्चर शोज द स्ट्रक्चर ऑफ साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया की फिलामेंट होती है, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को जो है वो फिलामेंट कहा जाता है क्योंकि ये कॉलोनियल स्ट्रक्चर है। तो इस तरह की बहुत ज्यादा फिलामेंट एक कॉलोनी में रहती हैं। ये इनके वेजिटेटिव सेल हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस इन्हीं सेल्स में होती है। अकाइनेट्स, ये इनके रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं। हेट्रोसिस्ट भी इनका रिप्रोडक्टिव सेल ही कहलाया जाता है। Kingdom Protista, it is the place for all the eukaryotic unicellular organisms except yeast, which some of them have the feature of both plants and animals life. तो यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म को किंगडम प्रोटिस्टा में रखा जाता है और सिवाय जो है वो यीस्ट को, जो कि फंजाई के ग्रुप में जो है वो आ जाती है। और इसके पास दोनों कैरेक्टरिस्टिक हैं, प्लांट के भी और एनिमल के भी। मोस्ट प्रोटिस्ट आर इक्वेटिक, ज्यादातर जितने भी प्रोटिस्ट हैं वो सारे के सारे इक्वेटिक होते हैं, यानी कि मेजोरिटी में इक्वेटिक ही हैं। इट इंक्लूड्स प्रोटोजोआ एंड यूनिसेल्यूलर algae। इनके ग्रुप में दो ग्रुप जो है वो बन जाते हैं, एक प्रोटोजोआ और दूसरे यूनिसेल्यूलर algae। पैरामेशियम विच इज द प्रोटोजोआ, algae ये जो है वो यूनिसेल्यूलर algae का स्ट्रक्चर जो है वो शो किया गया है। किंगडम फंजाई, इट इंक्लूड्स ऑल द मल्टीसेल्यूलर यूकैरियोटिक फंजाई। अब देखो फंजाई न्यू किंगडम था अभी हमारे पास जो कि एड हुआ है। इसमें कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक तो मल्टी सेल्यूलर, दूसरा यूकैरियोटिक फंजाई के लिविंग ऑर्गेनिज्म। दे आर अ क्लोरोफिलस एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ्स, क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल नहीं है तो इसका मतलब यही है कि ये अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते। अब फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते और माउथ भी नहीं है तो ये फूड को क्या करते हैं, अपटेक करते हैं सरफेस ऑफ द फूड से। जो भी इनकी सरफेस होगी फूड की, वहां पर ये जो है वो ग्रोथ करते जाते हैं हाइफा की, और वहां से फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। हेटेरोट्रॉफ का मतलब ही यही है कि अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाते। दे हैव सेल वॉल, सेल वॉल होती है। अब देखो प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक है ये, मेड अप ऑफ मेनली काइटिन, काइटिन से बनी हुई है। और ये एनिमल कैरेक्टरिस्टिक है इसका कि ये हेटेरोट्रॉफ है। दे हैव अ बॉडी कॉल्ड माइसीलियम, माइसीलियम इनकी बॉडी को कहा जाता है व्हिच इज मेड अप ऑफ अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफा। हाइफा थ्रेड की तरह जो है वो स्ट्रक्चर होते हैं जो कि मिलकर इनकी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाते हैं और बॉडी का नाम है माइसीलियम। एग्जाम्पल में मशरूम और म्यूकोर जो है वो लिखी हुई है, ये सारे जो है वो फंजाई किंगडम में रखी गई हैं। किंगडम प्लांटी, इट इंक्लूड्स ऑल द मल्टी सेल्यूलर। पहला कैरेक्टर हमारे पास क्या है, सेल्यूलर कैरेक्टरिस्टिक है जो कि मल्टी सेल्यूलर है और यूकैरियोटिक है इसमें। अब फोटोसिंथेटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जो कि हम लोगों ने पढ़ा कि फंजाई नहीं होता फोटोसिंथेटिक क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल नहीं होता, मगर क्योंकि प्लांट के पास क्लोरोफिल होता है तो ये फोटोसिंथेटिक है। दे हैव सेल वॉल, सेल वॉल इनके पास होती है जैसे कि फंजाई के पास भी थी, मगर फंजाई की सेल वॉल काइटिन से बनी हुई है, इनकी सेल वॉल सेल्यूलोज से बनी हुई है।
They have cell wall mainly made up of cellulose. It includes multicellular algae. वाइटेकर की स्कीम में मल्टी सेलुलर अल्जी को किंगडम प्लांटी में ही रखा गया है। ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सारे जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म किंगडम प्लांटी में ही रखे गए हैं। दिस इज द उल्वा। उल्वा लैक्ट्यूका जो कि मल्टी सेलुलर अल्जी है, ये होल्ड फास्ट यानी कि बेस इसका जहाँ से अटैचमेंट होती है, और अनड्यूलेट मार्जिन ये इनका मार्जिनल एरिया है, और पूरी बॉडी को हम थैलस कहते हैं। तो मल्टी सेलुलर अल्जी को पहले जो है वो किंगडम प्लांटी में रखा गया था। ये ब्रायोफाइट्स हैं, यानी कि लोअर जो है वो मतलब प्लांट, या फिर हम ये कहें कि नॉन वॉस्कुलर प्लांट। रॉबर्ट की स्कीम का लास्ट किंगडम था किंगडम एनिमेलिया। ऑल एनिमल्स आर मल्टीसेल्युलर यूकैरियोटिक व्हिच आर इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफ। अब देखो यहाँ पर ये फंजाई से किस तरह से जो है वो डिफरेंट हो गए कि फंजाई हेटेरोट्रॉफ तो था मगर वो एब्जॉर्प्टिव था, मगर एनिमल किंगडम में जो हेटेरोट्रॉफ हैं वो है इंजेस्टिव यानी कि माउथ की मदद से अपना फूड खाने वाले। विदाउट सेल वॉल, इनके पास सेल वॉल नहीं होती। इट इंक्लूड्स ऑल वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स भी आ जाएंगे और इनवर्टिब्रेट्स भी आ जाएंगे, मगर प्रोटोजोआ इसमें नहीं आएगा क्योंकि हमने पढ़ा कि प्रोटोजोआ को किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया है। स्टारफिश, कैंगरू, ये एनिमल की एग्जांपल में इन्होंने दिए हुए हैं बुक में। तो ये थी जो है वो क्लासिफिकेशन रॉबर्ट की, जो कि मतलब इसने पहले क्लासिफाई की थी। अब फिर डिफरेंट साइंटिस्ट ने इसी क्लासिफिकेशन को और बेटर बनाया है ताकि लिविंग ऑर्गेनिज्म को आसानी से स्टडी किया जा सके। Remaining lecture you will find in another video. Thank you for watching. Allah Hafiz.